बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज एक टॉपिक पिछले कई दिनों से चल रहा है और मैंने उस पर आपको बहुत सारी वीडियोस भी बना के दी और उसके रिलेटेड जो लॉज थे वो भी बताए और जो रूल्स थे उसके बारे में हमारी डिस्कशन हुई कि एफबीआर की इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग जो है वो एफबीआर ने लॉ बनाया है और रूल्स बनाए हैं कि इसको जिस तरह आप किसी सुपर स्टोर पे जाते हैं और उधर आपको पीओएस की इनवाइस दी जाती है जो कि एफबीआर के साथ इंटीग्रेट होता है, वो फ़ौरन आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये पैसे मेरे एफबीआर में टैक्स जमा हो गया है। इसी तरह अब एक एसआरओ आया जिसके तहत ऑल सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो भी है, उसको एफबीआर के साथ इंटीग्रेट होना था। तो वो डेडलाइंस बढ़ती गई, मई से शुरू हुआ, जून के बाद जुलाई, इस तरह से डेडलाइंस बढ़ती गई और जो एंड थी, सबसे आखिरी जो डेडलाइन थी वो 31 दिसंबर तक अपना काम सब ने कंप्लीट कर लेना था और 1 जनवरी से आखिरी जो रह गए थे उन्होंने भी 1 जनवरी से अपनी इनवाइसेस ई इनवाइस इशू करनी थी जो कि एफबीआर के साथ सिस्टम इंटीग्रेट हो उसमें से। अच्छा, अब क्योंकि वो डेट्स सारी एक्सपायर हो गई हैं और 1 जनवरी के बाद इन्फोर्समेंट डिवीजन जो है वो जनवरी 2026 से एक्टिव हो गई है कि जिन लोगों ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ अपना सिस्टम इंटीग्रेट नहीं करवाया उनके लिए पेनल्टीज और फाइन्स जो हैं वो होने शुरू हो गए हैं। तो उसमें एफबीआर की इंफॉर्मेशन एक्टिव है। ये आज स्टोरी बिजनेस रिकॉर्डर में भी लगी हुई थी, तो मैंने कहा आपको इसके बारे में तफसीलात बता दूं ताकि वो आप हैवी पेनल्टीज से बच सकें और अपने आपको एफबीआर के साथ इंटीग्रेट कर सकें। इसका जो पॉलिसी बैकग्राउंड इसका यह है कि एफबीआर टू इम्पोज हैवी पेनल्टीज ऑन द नॉन कंप्लायंट कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिनको एक डेडलाइन दी गई थी और उस डेडलाइन के में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, एफबीआर के साथ इंटीग्रेट नहीं किया, उनको हैवी पेनल्टीज लगनी शुरू हो गई हैं। इन्फोर्समेंट ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो ये मैंडेटरी इंटीग्रेशन थी कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ, जिस पे मेरे बहुत सारे लेक्चर भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक सेल इनवाइस, पहले जो सेल इनवाइस होती थी वो मैनुअल होती थी और वो जब आपने रजिस्टर्ड पर्सन के पास जाती थी आप उसको फीड करते थे अपनी सेल इनवाइसेस में और जो आपका बायर था वो उसको डाउनलोड कर लेता था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस जब आप बनाएंगे सबसे पहले वो एफबीआर के पास जाएगी, जैसे कि पीओएसओ की इनवाइस जाती है पीओएस की, तो वो इनवाइस एफबीआर के पास जाके उस पर बार कोड लगेगा, बार कोड लगने के पास आपके पास आ जाएगी ओके और आपके क्लाइंट के पास चली जाएगी। तो जब गुड्स लेके आपकी फैक्ट्री से, आपके प्रीमिसेस से, आपकी जहां से भी कोई निकलेगा, वो इनवाइस इंटीग्रेटेड इनवाइस एफबीआर से तस्दीक शुदा वो उस बंदे के पास होनी चाहिए। अगर उसके पास नहीं होगी तो फिर भी इन्फोर्समेंट डिवीजन के जो लोग हैं वो इन्फोर्समेंट कर रहे होंगे और वो उधर उसको पकड़ सकेंगे और उसमें सप्रेशन का केस बन सकता है। और फिर इसमें जो जनवरी से, क्योंकि डेडलाइन मैंने बताया कि आखिरी जो कैटेगरी थी जिसमें वो इंडिविजुअल और एओपीज थी जिन्होंने लास्ट पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना था, वो भी डेडलाइन 31 दिसंबर तक ख़त्म हो गई है। तो अब 1 जनवरी से हर किसी ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है। तो अब इस पे जो रजिस्ट्रेशन करवाए तो किस एसआरओ के तहत, क्योंकि एक एसआरओ आया था 1852/2025 का जो कि एफबीआर ने इशू किया था कि मैंडेटरी सिस्टम इंटीग्रेशन वाया पराल और लाइसेंस इंटीग्रेटर, या तो आप पराल के साथ कर लें इंटीग्रेशन करवा लें पराल से, या फिर जो लाइसेंस जिनको एफबीआर ने दिया हुआ है उनसे अपनी इंटीग्रेशन करवा लें। अब पराल जो था इसने आगे लोगों को फैसिलिटेट किया हुआ था क्योंकि जो सॉफ्टवेयर हाउसेज वाले हैं मुख्तलिफ हैं वो पराल के थ्रू इंटीग्रेट करा रहे थे और बहुत सारे लोगों ने अपने आप को करा भी लिया है, लेकिन कई हैं जिन्होंने नहीं किया। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसेस जो है वो हर रजिस्टर्ड पर्सन सेल टैक्स के लिए कंपलसरी हो गई है, लेकिन उसकी डेडलाइन जो थी वो डिफरेंट थी। तो उसमें क्या डेडलाइन थी, जैसे कि पब्लिक कंपनीज एंड लार्ज टैक्स पेयर जो थे उनके लिए ये एसआरओ जो मैंने आपको मेंशन किया पीछे, इस एसआरओ के तहत
रजिस्टर्ड डेडलाइन जो है 15 अक्टूबर तक की थी कि आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है। फिर सिस्टम में आपने अपनी टेस्टिंग करनी है, 10 दिन आपके पास है टेस्टिंग करने के लिए, और आपने इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जो है वो 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट कर लेनी है। तो ये कौन लोग थे? जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी या ऐसी कंपनीज थी जिनका टर्नओवर मोर देन 1 बिलियन था, पूरे साल की जो उनकी सेल है 1 बिलियन से ज़्यादा होगी, तो उन्होंने 1 नवंबर से अपनी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इशू करनी थी और उन्होंने 15 अक्टूबर तक अपने आप को रजिस्टर्ड करना था। इसी तरह जो इंपोर्टर हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन जो है वो 15 अक्टूबर थी, और उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग 25 अक्टूबर पब्लिक लिमिटेड और उनकी तरह थी, और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस उन्होंने भी 1 नवंबर से स्टार्ट करनी थी। अब ऐसे इंपोर्टर जिन्होंने अपनी 1 नवंबर से इनवॉइस नहीं की तो उनको पेनलाइज किया जाएगा, और पेनल्टीज़ क्या हैं ये भी मैं आपके आगे जाके आपको बताऊंगा। अब जो मीडियम कंपनीज हैं जिनका के टर्नओवर जो है लेस आर इक्वल टू 100 मिलियन था, तो उनके लिए क्या था, वो 100 मिलियन के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन डेडलाइन उनकी 15 नवंबर थी 2025, और उन्होंने अपनी टेस्टिंग जो थी वो 25 नवंबर तक करनी थी, और अपनी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जो है वो 1 दिसंबर 2025 से इशू करनी थी। लेकिन अगर कुछ इन्हें नहीं की तो वो भी पेनलाइज होगा। तो इसके बाद अदर रजिस्टर्ड पर्सन आ जाते हैं, जो कि मैं कह रहा था कि डेडलाइन आखिरी लोगों, आखिरी कैटेगरी के लिए वो 31 दिसंबर है, वो हैं अदर रजिस्टर्ड पर्सन, जिसमें इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, एओपीज आ जाती हैं जिनका टर्नओवर जो है वो लेस देन अपना 100 मिलियन है। तो उनको क्या था, उन्होंने 1 दिसंबर तक अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना था। फिर उनकी टेस्टिंग जो है 25 दिसंबर तक उनको टाइम दिया गया था कि अपनी वो करवाएं, और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जो है वो 31 दिसंबर से ऑनवर्ड उनकी इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए। तो अब आप देख लें, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, क्या आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया है, और अब ऑनवर्ड जो है जनवरी 1 से आप अपनी इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो इसके बारे में अब आपको पता होगा। तो जो नॉन कारपोरेट टैक्स पेयर्स हैं और इंडिविजुअल और नॉन कारपोरेशन एंटिटीज़ हैं, उनको रजिस्ट्रेशन डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई थी अप टू 10 अक्टूबर तक। वो भी हो गया। अब बात आती है कि क्या पेनल्टीज़ और क्या इसमें इन्फोर्समेंट क्या हो रही है। ये ज़रा एक मुश्किल क्वेश्चन है जो मैं आपको आज रियलाइज़ करवाना चाह रहा हूँ कि आप अगर FBR के अहकामात की पाबंदी नहीं करते तो फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या है कि हैवी फाइन्स विल बी इम्पोज फॉर द फेलियर ऑफ इंटीग्रेशन सिस्टम सच एज पर्सन शैल बी लायबल टू पे। क्या उसके पे करना होगा? पहली पेनल्टी जो है वो 500,000 रुपीज़ है फॉर द फर्स्ट डिफ़ॉल्ट, कि आपने 1 जनवरी से करना था लेकिन आपने 1 जनवरी से ई-इनवॉइस नहीं इशू कर रहे, तो आपको 5 लाख रुपया फाइन होगा। अब जिन्होंने अभी तक नहीं की उनको 5 लाख रुपया फाइन हो गया, समझे। तो दूसरी बात यह है कि सेकंड वन है कि पेनल्टी फॉर 1 मिलियन रुपीज़ फॉर द सेकंड डिफ़ॉल्ट आफ्टर द 15 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट डिफ़ॉल्ट, कि जिन्होंने फर्स्ट से करनी थी वो अब नहीं की और 15 दिन गुजर गए। 15 दिन गुजरने के बाद अब उनका सेकंड डिफ़ॉल्ट शुरू हो जाएगा, उनको 1 मिलियन रुपीज़ पेनल्टी यानी कि 10 लाख रुपया उनको पेनल्टी लगेगी। और इसी तरह तीसरी जो है पेनल्टी ऑफ 2 मिलियन रुपीज़ फॉर द थर्ड डिफ़ॉल्ट आफ्टर द 15 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेकंड डिफ़ॉल्ट। अब जो सेकंड डिफ़ॉल्ट का जो कि 15 को शुरू हुआ है वो 30 को जाके ख़त्म होगा, तो 15 दिन बाद 30 तारीख को जो जनवरी 31 कह लें या 30 जनवरी बनती है ऐसे 15 दिन के हिसाब से, तो उनको 2 मिलियन यानी कि 20 लाख रुपया फ़ाइन देना पड़ेगा। तो अगर आ जाए इसके बाद की क्या सिचुएशन है, तो उसके बाद जो पेनल्टी है वो 3 मिलियन हो जाती है फॉर द फोर्थ डिफ़ॉल्ट आफ्टर द 15 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द थर्ड डिफ़ॉल्ट, यानी कि थर्ड डिफ़ॉल्ट अगले 15 दिन तक, यानी कि ये हो जाएगी 15 फरवरी तक। फिर अगर कोई नहीं जमा करवाता तो उसको फिर पेनल्टी हो जाएगी 3 मिलियन 30 लाख रुपया। मैं जो बताता था आपको कि मैक्सिमम 30 लाख तक उनको पेनल्टीज़ हो सकती हैं, वो जो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे। अच्छा, अगली बात एक उसमें आपके लिए अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। बुरी खबर ये है कि अगर कोई बिजनेस प्रीमिसेस में पर्सन नहीं कर रहा तो
जो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर है वो उसको सील भी कर सकता है। आपका बिजनेस प्रीमिसेस अगर आप थर्ड डिफॉल्ट के बाद भी नहीं करते, आपको 30 लाख रुपया पेनल्टी लग जाती है, फोर्थ डिफॉल्ट हो जाता है, तो आप अगर नहीं करते तो फिर आपका बिजनेस प्रीमिसेस जो है उसको सील कर दिया जाएगा। ये एफबीआर के काम आता है। पिछले दिनों उन्होंने एक बहुत बड़ी शुगर मिल जिस पे मैंने लेक्चर भी बनाया था वो की। मीन ये है कि अब बड़े बड़े जो लोग हैं उनको नहीं एफबीआर छोड़ रहा, तो फिर छोटे लोगों को तो अपना ध्यान खुद करना चाहिए। अच्छा, एक उसमें और चीज़ है जो आपके लिए मैं कहूँगा कि खुशखबरी है। प्रोवाइडेड दैट इफ़ द रिटेलर्स आर अदर पर्सन integrate with the board computerized system before imposition of penalty for the second default, penalty of the first default shall be waived off। कि आप किसी स्टेज पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं, जब आप अगली पेनल्टी लगने के यानी कि सेकंड डिफॉल्ट में आने से पहले अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं कि आपको 1 मिलियन पेनल्टी लगनी थी, उससे पहले आपने रजिस्टर्ड कर लिया, तो फिर कमिश्नर के पास इख्तियार है कि वो आपकी पिछली पेनल्टीज भी ख़त्म कर देगा। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है 15 दिन का, 15 दिन तक अगर आप अपने आप को इंटीग्रेट कर लेते हैं तो जो 5 लाख की पेनल्टी लगी हुई है जिन लोगों को, वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये लॉ कह रहा है, एज पर लॉ मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो पिनल प्रोसीडिंग स्टार्टेड इन जनवरी 2026 से मैंने जैसे कि बताया स्टार्ट हो चुकी हैं। और नॉन इंश्योरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस ट्रीटेड एज नॉन कंप्लाइंस। अगर कोई इशू नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, मैनुअल इनवॉइस करेगा, तो उसको नॉन कंप्लाइंस कहा जाएगा। नॉन कंप्लाइंस होगी तो फिर एफबीआर एक्शन लेगा और पिनल एक्शन लेगा और पेनल्टीज आपको लगनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका आपको जो सारे लेक्चर का मकसद क्या था, मकसद ये है कि ऑल डेडलाइन एक्सपायर हो चुकी हैं, सारी डेडलाइन। इमीडिएट कंप्लाइंस जो है वो रिक्वायर्ड है कि आप जल्दी से अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, इंटीग्रेट करवाएं और अपना काम करें। और रिस्क क्या है आपके लिए, क्योंकि इन्फोर्समेंट एक्शन शुरू हो गया है तो हैवी पेनल्टीज़ आपको लग सकती हैं, जो कि पहली स्टेज पे 5 लाख, दूसरी पे 10 लाख, तीसरी पे 20 लाख और चौथी स्टेज पे 30 लाख है, और फिर आखिरी स्टेज जो है जिसमें बिजनेस आपका सील किया जा सकता है। तो इसके लिए आप भी अवेयर हो जाएं और अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। तो ये था आज इंटीग्रेशन के हवाले से कि जो इन्फोर्समेंट डिवीज़न है वो अपना जो काम कर रही है और पेनल्टीज़ लगाना शुरू कर दी है उन्होंने। तो क्योंकि आप मेरे सामने बैठे नहीं हुए, आपके ज़हन में कुछ क्वेश्चन होंगे, तो उन क्वेश्चन को आप या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर ऐसे है कि आप मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। कोई चीज़ आप समझना चाहें, आपको कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो उम्मीद है कि मैं उसको आपको समझाने में कामयाब होऊंगा। तो ऐसे लोग जिन्होंने ये बातें सारी समझ ली हैं, अब उनका फ़र्ज़ है कि वो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये बात पहुंच जाए और वो हैवी पेनल्टी से बच जाएं। तो आपका ये एक किया हुआ एक्ट किसी को बहुत बड़े जुर्माने से बचा सकता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।